राजकुमारी और चुड़ैल। सोफी ने अपने पूरे जीवन भर अपहरण होने का इंतजार किया था, लेकिन आज रात गिवाल्डन के बाकी सभी बच्चे अपने बिस्तरों पर तड़प रहे थे। अगर स्कूल मास्टर उन्हें ले गया तो वे कभी वापस नहीं लौटेंगे, कभी एक संपूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे, कभी अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाएंगे। आज रात इन बच्चों ने एक लाल आंखों वाले जानवर जैसे शरीर वाले चोर का सपना देखा, जो उन्हें उनकी चादरों से खींचकर उनकी चीखों को दबाने आया था। सोफी ने राजकुमारों के सपने देखे। वह अपने सम्मान में आयोजित महल के भोज में पहुंची, लेकिन हॉल में 100 से अधिक दूल्हे मौजूद थे और आसपास कोई और लड़की नहीं थी। कतार में चलते हुए उसने सोचा, यहाँ पहली बार ऐसे लड़के थे जो उसके लायक थे। चमकदार और घने बाल, कमीज के अंदर से उभरी हुई मांसपेशियां, चिकनी और तनी हुई त्वचा, राजकुमारों की तरह सुंदर और ध्यानमग्न। लेकिन जैसे ही वह एक ऐसे लड़के के पास पहुंची जो बाकियों से बेहतर लग रहा था, जिसकी नीली आंखें चमकीली थीं और बाल भूतिया सफेद थे, वह लड़का जिसके साथ उसे लगा जैसे उसका हमेशा के लिए सुखद अंत हो जाएगा, तभी कमरे की दीवारों पर हथौड़ा पड़ा और सारे राजकुमार चकनाचूर हो गए। सोफी की आंखें सुबह के उजाले में खुलीं। हथौड़ा असली था, राजकुमार असली नहीं थे। पिताजी, अगर मैं 9 घंटे नहीं सोता तो मेरी आंखें सूजी हुई लगती हैं। सब लोग यही कह रहे हैं कि इस साल तुम्हारी शादी होने वाली है, उसके पिता ने कहा, और उसके बेडरूम की खिड़की पर एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ ठोक दी, जो अब पूरी तरह से ताले, कीले और पेंचों से ढका हुआ। वे मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे बाल काट दूं, तुम्हारा चेहरा मिट्टी से सना दूं, मानो मैं इन सब काल्पनिक कहानियों पर विश्वास करता हूँ। लेकिन आज रात यहाँ कोई नहीं आ सकता, ये पक्का है। उसने विस्मयबोधक रूप से एक जोरदार धमाका किया। सोफी ने अपने कान खुजाए और अपनी कभी खूबसूरत दिखने वाली खिड़की को घूरते हुए भौहें चढ़ाईं, जो अब किसी चुड़ैल के अड्डे जैसी लग रही थी। ताले, पहले किसी ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे नहीं पता कि वे सब क्यों सोचते हैं कि यह तुम हो, उसने कहा, उसके चांदी जैसे बाल पसीने से तर थे। अगर उस स्कूल मास्टर को अच्छाई चाहिए तो वह गुनिडा की बेटी को ले जाएगा। सोफी घबरा गई। बेल, वह बच्ची बिल्कुल आदर्श है, उसने कहा। वह अपने पिता के लिए चक्की में घर का बना दोपहर का खाना लाती है। बचा हुआ खाना चौक में रहने वाली बेचारी बुढ़िया को दे देती है। सोफी ने अपने पिता की आवाज में कड़वाहट महसूस की। माँ की मृत्यु के बाद भी उसने उनके लिए कभी पूरा भोजन नहीं पकाया था। जाहिर है, इसके पीछे एक ठोस कारण था। तेल और धुएं से उसके रोम छिद्र बंद हो जाते थे, लेकिन वह जानती थी कि यह बात उसे बहुत चुभती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पिता भूखे रहे हों। इसके बजाय वो उन्हें अपने पसंदीदा व्यंजन परोसती थी। चुकंदर का पेस्ट, ब्रोकली का स्टू, उबली हुई शतावरी, पालक। वह बेले के पिता की तरह मोटे नहीं हुए थे, ठीक इसलिए क्योंकि सोफी उनके लिए चक्की से घर का बना मेमने का फ्रिकासी और पनीर का सूफले नहीं लाती थी। जहाँ तक चौक में बैठी उस बूढ़ी औरत की बात है, वह दिन रात भूख का बहाना करने के बावजूद मोटी थी। और अगर इसमें बेले का कोई हाथ था, तो वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बल्कि सबसे बुरी किस्म की शैतान थी। सोफी ने अपने पिता को देखकर मुस्कुरा दिया। जैसा आपने कहा, ये सब बकवास है। वह बिस्तर से उठी और बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। अचानक नींद टूटने का असर उस पर साफ दिख रहा था। उसके कमर तक लंबे, सुनहरे रंग के बाल अपनी पहले जैसी चमक खो चुके थे। उसकी हरे रंग की आंखें बेजान लग रही थीं, उसके रसीले लाल होंठ थोड़े सूखे हुए थे। यहाँ तक कि उसकी मलाई जैसी गुलाबी त्वचा की चमक भी फीकी पड़ गई थी। लेकिन फिर भी, वो एक राजकुमारी थी, उसने सोचा। उसके पिता को उसकी खासियत का एहसास नहीं था, लेकिन उसकी माँ को था। तुम इस दुनिया के लिए बहुत खूबसूरत हो, सोफी, उसने अपनी आखिरी सांसों में कहा था। उसकी माँ एक बेहतर जगह चली गई थी और अब वह भी जाएगी। आज रात उसे जंगल में ले जाया जाएगा। आज रात वह एक नए जीवन की शुरुआत करेगी। आज रात वह अपनी परीक्षा को साकार करेगी। और अब उसे उस भूमिका के अनुरूप दिखना भी जरूरी था। सबसे पहले, उसने अपनी त्वचा पर मछली के अंडे मले,
जिनसे गंदे पैरों जैसी गंध आ रही थी, लेकिन उनसे मुहासे नहीं हुए। फिर उसने कद्दू की प्यूरी से मालिश की, बकरी के दूध से कुल्ला किया और अपने चेहरे पर खरबूजे और कछुए के अंडे की जर्दी का मास्क लगाया। मास्क के सूखने का इंतजार करते हुए सोफी एक कहानी की किताब के पन्ने पलटती रही और अपनी त्वचा को नमीयुक्त और मुलायम बनाए रखने के लिए खीरे का रस पीती रही। वह कहानी के अपने पसंदीदा हिस्से पर पहुंची, जहां दुष्ट चुड़ैल को कीलों से जड़े एक बैरल में पहाड़ी से नीचे लुढ़काया जाता है, जब तक कि उसके पास केवल छोटे लड़कों की हड्डियों से बना उसका कंगन ही नहीं बच जाता। उस भयानक कंगन को देखते हुए सोफी के विचार खीरे की ओर चले गए। मान लीजिए जंगल में खीरे न हों। मान लीजिए दूसरी राजकुमारियों ने खीरे खत्म कर दिए हों। खीरे नहीं, वह मुरझा जाएगी, वह सूख जाएगी। वह सूखे तरबूज के टुकड़े पन्ने पर गिर पड़े। उसने आईने की ओर देखा और चिंता से अपनी भौहें सिकुड़ी हुई पाईं। पहले नींद खराब हुई और अब झुर्रियां। इस रफ्तार से तो दोपहर तक वो बुढ़िया बन जाएगी। उसने अपने चेहरे को शांत किया और सब्जियों के ख्यालों को मन से निकाल दिया। सोफी की सौंदर्य दिनचर्या की बाकी बातों पर तो दर्जनों कहानियों की किताबें लिखी जा सकती हैं। संक्षेप में कहें तो इसमें हंस के पंख, अचार वाले आलू, घोड़े के खुर, काजू की क्रीम और गाय के खून की एक शीशी शामिल थी। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वह एक हवादार गुलाबी पोशाक, चमकदार कांच की ऊंची एड़ी के जूते और करीने से बंधी चोटी में घर से निकली। स्कूल मास्टर के आने से पहले उसके पास एक आखिरी दिन था और उसने हर मिनट का इस्तेमाल उन्हें ये याद दिलाने के लिए करने की योजना बनाई थी कि उसे क्यों अगवा किया जाना चाहिए, न कि बेले, तबिथा, सबरीना या किसी अन्य धोखेबाज को। सोफी की सबसे अच्छी दोस्त एक कब्रिस्तान में रहती थी। उसे उदास, धूसर और कम रोशनी वाली जगहों से इतनी नफरत थी कि कोई भी उम्मीद कर सकता था कि सोफी अपनी कुटिया में दोस्तों को बुलाएगी या कोई नई सबसे अच्छी दोस्त बना लेगी। लेकिन इसके बजाय वो इस पूरे हफ्ते हर दिन ग्रेव्स हिल के ऊपर बने घर तक जाती थी और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की पूरी कोशिश करती थी, क्योंकि आखिरकार अच्छे काम का यही तो मतलब होता है। वहां पहुंचने के लिए उसे झील के किनारे बने चमकीले कॉटेजों से, जिनमें हरे छज्जे और धूप से जगमगाते बुर्ज थे, जंगल के सुनसान किनारों की ओर लगभग 1 मील पैदल चलना पड़ा। जैसे ही वह कॉटेज की गलियों से गुजरी, हथौड़ों की आवाजें गूंज उठीं। रास्ते में पिता दरवाजे बंद कर रहे थे, माताएं पुतले बना रही थीं, लड़के लड़कियां बरामदों पर झुके हुए कहानी की किताबों में नाक गड़ाए बैठे थे। यह आखिरी नज़ारा असामान्य नहीं था, क्योंकि गैवलडन में बच्चे परियों की कहानियां पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते थे। लेकिन आज सोफी ने उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी देखी, जो हर चीज को घूर रही थी। वे मानो अपनी जान बचाने के लिए पन्ने पलट रहे थे। 4 साल पहले उसने अभिशाप से बचने के लिए ऐसी ही बेताबी देखी थी, लेकिन तब उसकी बारी नहीं थी। स्कूल मास्टर केवल 12वीं कक्षा पार कर चुके लोगों को ही दाखिला देते थे, जो अब बच्चों का रूप धारण नहीं कर सकते थे। अब उसकी बारी आ गई थी। पिकनिक बास्केट हाथ में लिए सोफी जब ग्रेव्स हिल पर चढ़ रही थी, तो उसकी जांघों में जलन होने लगी। क्या इन चढ़ाइयों से उसकी टांगें मोटी हो गई थीं? कहानियों की किताबों में सभी राजकुमारियों के शरीर का अनुपात एकदम सही होता था। मोटी जांघें होना उतना ही असंभव था जितना कि टेढ़ी नाक या बड़े पैर होना। चिंतित होकर सोफी ने पिछले दिन के अपने अच्छे कामों को गिनकर अपना ध्यान भटकाया। सबसे पहले उसने झील के हंसों को दाल और प्याज का मिश्रण खिलाया था, एक प्राकृतिक रेचक जो बच्चों द्वारा फेंके गए पनीर के असर को कम करता है। फिर उसने शहर के अनाथालय में घर का बना लिमनवुड फेस वॉश दान किया, क्योंकि जैसा कि उसने हैरान दानदाता से कहा, त्वचा की उचित देखभाल सबसे बड़ा काम है। अंत में उसने चर्च के शौचालय में एक दर्पण लगाया, ताकि लोग अपनी सबसे अच्छी शक्ल में वापस चर्च की बेंचों पर जा सकें। क्या ये काफी था? क्या ये घर पर पाई बनाने और बेघर महिलाओं को खाना खिलाने के बराबर थे? उसके विचार घबराहट से खीरे की ओर मुड़ गए। शायद वह चुपके से कुछ खीरे जंगल में ले जा सकती थी। रात होने से पहले उसके पास सामान पैक करने के लिए अभी भी काफी समय था। लेकिन क्या खीरे भारी नहीं होते? क्या स्कूल नौकर भेजेगा?
शायद उसे खीरे का रस निकाल लेना चाहिए इससे पहले कि वह। आप कहाँ जा रहे हैं? सोफी मुड़ी। रेडली ने अपने आगे निकले हुए दांतों और फीके लाल बालों के साथ उस पर मुस्कुराया। वह ग्रेव्स हिल के आसपास कहीं नहीं रहता था, लेकिन दिन के हर समय उसका पीछा करना उसकी आदत बन गई थी। एक दोस्त से मिलने के लिए, सोफी ने कहा। तुम उस चुड़ैल के दोस्त क्यों हो? रेडली ने कहा। वह चुड़ैल नहीं है, उसके कोई दोस्त नहीं है और वह समलैंगिक है। इसी वजह से वह डायन है। सोफी ने ये कहने से परहेज किया कि इससे रेडली भी एक चुड़ैल बन जाती है। इसके बजाय उसने मुस्कुराकर उसे याद दिलाया कि उसकी उपस्थिति को सहन करके वह अपना नेक काम पहले ही कर चुकी है। स्कूल मास्टर उसे बुराई के स्कूल में ले जाएगा, उसने कहा। फिर तुम्हें एक नए दोस्त की जरूरत पड़ेगी। वह 2 बच्चों को ले जाता है, सोफी ने जबड़े कसते हुए कहा। वह बेले को दूसरी लड़की के बदले ले जाएगा। बेले जितनी अच्छी कोई नहीं है। सोफी की मुस्कान गायब हो गई। लेकिन मैं तुम्हारा नया दोस्त बनूंगा, रेडली ने कहा। इस समय मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, सोफी ने झल्ला कर कहा। रेडली का चेहरा रसभरी जैसा लाल हो गया। ओह, ठीक है, मैंने अभी सोचा था। वह एक लात मारे हुए कुत्ते की तरह भाग गया। सोफी ने उसके बिखरे बालों को पहाड़ी से नीचे जाते देखा। ओह, तुमने तो हद ही कर दी, उसने सोचा। महीनों के अच्छे काम और बनावटी मुस्कान, और अब उसने छोटे कद के रेडली के लिए सब कुछ बिगाड़ दिया। क्यों न उसका दिन अच्छा बना दिया जाए? क्यों न सीधे सीधे जवाब दे दिया जाए, मुझे आपको अपना दोस्त बनाकर बहुत खुशी होगी। और उस बेवकूफ़ को एक ऐसा पल दे दिया जाए जिसे वह सालों तक याद रखेगा। वह जानती थी कि यही समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि स्कूल मास्टर उसे क्रिसमस से पहले की रात सेंट निकोलस की तरह बारीकी से परख रहे होंगे। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। वह खूबसूरत थी, रेडली बदसूरत। केवल एक दुष्टी उसे धोखा दे सकता था। स्कूल मास्टर को ये बात जरूर समझ में आनी चाहिए थी। सोफी ने जंग लगे कब्रिस्तान के फाटक खोले और महसूस किया कि घास उसके पैरों को खरोंच रही है। पहाड़ी की चोटी पर फफूंदी लगे कब्र के पत्थर सूखे पत्तों के ढेर से बेतरतीब ढंग से निकले हुए थे। अंधेरी कब्रों और सड़ती शाखाओं के बीच से निकलते हुए सोफी पंक्तियों को ध्यान से गिन रही थी। उसने अपनी माँ की कब्र को कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में भी नहीं, और वह आज भी नहीं देखेगी। छठी पंक्ति से गुजरते हुए उसने अपनी निगाहें एक झुके हुए बच के पेड़ पर टिका दी और खुद को याद दिलाया कि एक दिन वह कहाँ होगी। कब्रों के घने समूह के बीचों बीच एक ग्रेव्स हिल स्थित था। झील के किनारे बनी झोपड़ियों की तरह ये घर न तो बंद था और न ही ताला लगा हुआ था, लेकिन इससे यह और अधिक आकर्षक नहीं बन गया था। बरामदे तक जाने वाली सीढ़ियां फफूंदी के हरे रंग से चमक रही थीं। सूखी बच की डालियां और लताएं गहरे रंग की लकड़ी के चारों ओर लिपटी हुई थीं, और नुकीली ढलान वाली काली और पतली छत किसी चुड़ैल की टोपी की तरह दिखाई दे रही थी। कराहती हुई सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सोफी ने लहसुन और गीली बिल्ली की मिली-जुली गंध को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और आसपास बिखरे हुए बिना सिर वाले पक्षियों से अपनी नज़रें हटा लीं, जो निस्संदेह बाद वाली चीज़ के शिकार थे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और लड़ाई के लिए तैयार हो गई। चले जाओ, कर्कश आवाज आई। अपनी सबसे अच्छी दोस्त से इस तरह बात करना ठीक नहीं है, सोफी ने प्यार से कहा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं हो, तो फिर कौन है? सोफी ने पूछा, ये सोचते हुए कि क्या बेले किसी तरह ग्रेव्स हिल तक पहुंच गई थी। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। सोफी ने गहरी सांस ली। वह रेडली जैसी घटना दोबारा नहीं चाहती थी। कल हमने बहुत अच्छा समय बिताया, अगाथा। मैंने सोचा कि हम फिर से ऐसा ही करेंगे। तुमने मेरे बालों को नारंगी रंग से रंग दिया, लेकिन हमने इसे ठीक कर दिया, है ना? तुम हमेशा अपनी क्रीम और लोशन का परीक्षण मुझ पर ही करती हो, सिर्फ ये देखने के लिए कि वे कैसे काम करते हैं। दोस्तों का यही तो काम होता है ना? सोफी ने कहा, एक दूसरे की मदद करना। मैं कभी भी तुम्हारे जितनी खूबसूरत नहीं हो पाऊंगी। सोफी ने कुछ अच्छा कहने की कोशिश की। उसे बहुत देर लग गई और तभी उसे जूतों की तेज आवाज सुनाई दी। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दोस्त नहीं बन सकते।
सोफी ने कहा। एक जानी पहचानी, गंजी और झुर्रीदार बिल्ली बरामदे के उस पार से उस पर गुर्राई। वह झट से दरवाजे की ओर भागी। मैं बिस्कुट लाई हूँ। कदमों की आहट रुक गई। असली है या तुमने बनाई है? सोफी चुपके से आती बिल्ली से डर गई। मुलायम और मक्खन जैसा, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हें पसंद है। बिल्ली फुफकारने लगी। अगाथा, मुझे अंदर आने दो। तुम कहोगे कि मुझसे बदबू आती है। तुम्हारे शरीर से बदबू नहीं आती। तो फिर तुमने पिछली बार ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि पिछली बार तुमसे बदबू आ रही थी। अगाथा, बिल्ली थूक रही है। शायद इसमें कुछ गुप्त इरादों की बू आ रही है। बिल्ली ने अपने पंजे दिखाए। अगाथा, दरवाजा खोलो। बिल्ली ने उसके चेहरे पर झपट्टा मारा। सोफी चीख पड़ी। तभी एक हाथ ने उन दोनों के बीच आकर बिल्ली को नीचे गिरा दिया। सोफी ने ऊपर देखा। रीपा के पास पक्षी खत्म हो गए। अगाथा ने कहा। उसके काले बालों का भगदा गुंबद ऐसा लग रहा था मानो उस पर तेल चढ़ा हो। आलू की बोरी की तरह बेढंगी उसकी भारी भरकम काली पोशाक उसकी बेहद पीली त्वचा और उभरी हुई हड्डियों को छुपा नहीं पा रही थी। धंसे हुए चेहरे से लेडीबर्ड जैसी आंखें बाहर निकली हुई थीं। मैंने सोचा था कि हम टहलने चलेंगे, सोफी ने कहा। अगाथा दरवाजे से टिक गई। मैं अब भी यह समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती क्यों रखते हो। क्योंकि तुम प्यारी और मजाकिया हो, सोफी ने कहा। मेरी माँ कहती है कि मैं चिड़चिड़ी और गुस्सैल हूँ, अगाथा ने कहा। तो तुम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। उसने सोफी की टोकरी में हाथ डाला और नैपकिन हटाकर देखा तो उसमें सूखे, बिना मक्खन वाले चोकर के बिस्कुट थे। अगाथा ने सोफी को गुस्से से घूरा और घर के अंदर चली गई। तो हम टहलने नहीं जा सकते? सोफी ने पूछा। अगाथा दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन तभी उसने सोफी का उदास चेहरा देखा। मानो सोफी भी उनकी सैर को लेकर उतनी ही उत्साहित थी जितनी वह खुद थी। बस थोड़ी देर के लिए। अगाथा उसके पास से गुजर गई। लेकिन अगर तुमने कुछ भी घमंडी, अभिमानी या सती बात कही, तो मैं रीपा को तुम्हारे पीछे घर तक भेज दूंगी। सोफी उसके पीछे भागी। लेकिन फिर तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। 4 साल बाद 11वें महीने की भयानक 11वीं रात आ ही गई थी। ढलते सूरज की रोशनी में चौक स्कूल मास्टर के आगमन की तैयारियों में जुट गया था। पुरुष तलवारें तेज कर रहे थे, जाल बिछा रहे थे और रात के पहरे की योजना बना रहे थे, जबकि महिलाएं बच्चों को कतार में खड़ा करके काम पर लग गईं। सुंदर बच्चों के बाल काट दिए गए, दांत काले कर दिए गए और कपड़े चिथड़ों में बदल दिए गए। साधारण दिखने वाले बच्चों को नहलाकर चमकीले रंगों के कपड़े पहनाए गए और घूंघट ओढ़ाया गया। माताएं अच्छे व्यवहार वाले बच्चों से अपनी बहनों को गाली देने या लात मारने की विनती कर रही थीं। बुरे व्यवहार वाले बच्चों को चर्च में प्रार्थना करने के लिए रिश्वत दी गई, जबकि कतार में खड़े बाकी बच्चों को गांव का भजन धन्य है साधारण गाने के लिए प्रेरित किया गया। डर एक संक्रामक धुंध की तरह फैल गया। एक सुनसान गली में कसाई और लोहार अपने बेटों को बचाने के लिए सुराग पाने के लिए कहानियों की किताबों का आदान प्रदान कर रहे थे। टेढ़ी मेढ़ी घड़ी की मीनार के नीचे 2 बहनें परियों की कहानियों के खलनायकों के नाम गिनकर उनके पैटर्न ढूंढ रही थीं। लड़कों के एक समूह ने अपने शरीर को जंजीरों से बांध लिया, कुछ लड़कियां स्कूल की छत पर छिप गईं, और एक नकाबपोश बच्चा झाड़ियों से कूदकर अपनी मां को डराने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसे मौके पर ही मार पड़ी। यहाँ तक कि बेघर बुढ़िया भी इस काम में शामिल हो गई। एक छोटी सी आग के सामने उछलते हुए कर्कश स्वर में बोली, कहानियों की किताबें जला दो, सबको जला दो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और कोई किताब नहीं जलाई गई। अगाथा ये सब देखकर अविश्वास से भर उठी। पूरा शहर परियों की कहानियों पर कैसे विश्वास कर सकता है, क्योंकि वे असली हैं। अगाथा चलना बंद कर दिया। आप सचमुच इस किंवदंती को सच नहीं मान सकते? बिल्कुल, सोफी ने कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्कूल मास्टर 2 बच्चों का अपहरण कर ले, उन्हें एक ऐसे स्कूल में ले जाए जहां एक बच्चा अच्छाई सीखता है, दूसरा बुराई सीखता है, और वे परियों की कहानियों में स्नातक हो जाते हैं? लगभग सही लगता है। अगर आपको ओवन दिखे तो मुझे बताना। क्यों? मैं इसमें अपना दिमाग लगाना चाहता हूँ।
और कृपया बताएं, इस स्कूल में वास्तव में क्या पढ़ाया जाता है? अच्छा, अच्छे लोगों के स्कूल में मेरे जैसे लड़के लड़कियों को नायक और राजकुमारी बनना, न्यायपूर्वक राज्य चलाना और सुखद जीवन जीना सिखाया जाता है, सोफी ने कहा। बुरे लोगों के स्कूल में आपको दुष्ट चुड़ैल और कुबड़ा राक्षस बनना, श्राप देना और बुरी शक्तियां इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। बुरी शक्तियां, अगाथा खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह विचार किसके दिमाग में आया? क्या किसी 4 साल के बच्चे के? अगाथा, सबूत तो कहानी की किताबों में है। तुम चित्रों में लापता बच्चों को देख सकती हो। जैक, रोज, रेपुंजेल, उन सब की अपनी अपनी कहानियां हैं। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं बेवकूफ़ी भरी कहानियों की किताबें नहीं पढ़ता। तो फिर तुम्हारे बिस्तर के पास किताबों का ढेर क्यों है? सोफी ने पूछा। अगाथा ने तेवर चढ़ाए। देखो, कौन कह सकता है कि ये किताबें असली हैं भी या नहीं? हो सकता है ये किताब बेचने वाले की शरारत हो सकता है ये बड़ों का बच्चों को जंगल से दूर रखने का तरीका हो। जो भी वजह हो, ये कोई स्कूल मास्टर नहीं है और न ही ये कोई और है। बुरी शक्तियाँ, तो बच्चों का अपहरण कौन कर रहा है? कोई नहीं। हर 4 साल में 2 बेवकूफ़ अपने माता पिता को डराने की उम्मीद में चुपके से जंगल में घुस जाते हैं, लेकिन या तो रास्ता भटक जाते हैं या भेड़ियों द्वारा खा लिए जाते हैं, और बस यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। यह अब तक की सबसे बेवकूफ़ी भरी व्याख्या है जो मैंने सुनी है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ बेवकूफ़ हूँ, अगाथा ने कहा। किसी को मूर्ख कहे जाने से सोफी का खून खौल उठता था। तुम बस डरे हुए हो, उसने कहा। हाँ, अगाथा हंसी। और मैं क्यों डरूंगी? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम मेरे साथ आ रहे हो। अगाथा की हंसी रुक गई। फिर उसकी नज़र सोफी से हटकर चौक पर पड़ी। गांव वाले उन्हें ऐसे घूर रहे थे मानो वे किसी रहस्य का हल हों। गुलाबी रंग में अच्छाई, काले रंग में बुराई। स्कूल मास्टर की एकदम सही जोड़ी। स्तब्ध खड़ी अगाथा दर्जनों डरी हुई आंखों को खुद पर टकटकी लगाए देख रही थी। उसका पहला विचार यही था कि कल के बाद वह और सोफी शांति से सैर कर सकेंगी। उसके बगल में बैठी सोफी बच्चों को उसका चेहरा याद करते देख रही थी, ताकि भविष्य में वह उनकी कहानियों की किताबों में छप सके। उसका पहला विचार यही था कि क्या वे बेले को भी उसी नज़र से देखते हैं। फिर भीड़ के बीच से उसने उसे देखा। सिर मुंडा हुआ, कपड़े गंदे, बेले कीचड़ में घुटनों के बल बैठी अपने चेहरे पर बेतहाशा कीचड़ मल रही थी। सोफी ने गहरी सांस ली। बेले भी बाकी लड़कियों जैसी ही थी। वो एक साधारण शादी चाहती थी, एक ऐसे आदमी से जो मोटा, आलसी और ज़रूरतमंद हो जाए। वह खाना पकाने, सफाई करने और सिलाई करने के नीरस दिन चाहती थी। वह गोबर साफ करना, भेड़ों का दूध दुहना और चीखते हुए सुअरों को काटना चाहती थी। वह गवालडॉन में सड़ना चाहती थी, जब तक कि उसकी त्वचा जिगर के धब्बों से भर न जाए और उसके दांत गिर न जाएं। स्कूल मास्टर बेले को कभी नहीं लेगा क्योंकि बेले राजकुमारी नहीं थी। वह कुछ भी नहीं थी। विजयी होकर सोफी ने दयनीय ग्रामीणों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और उनकी निगाहों में चमकती हुई दर्पणों की तरह आनंदित हुई। चलो चलते हैं, अगाथा ने कहा। सोफी मुड़ी। अगाथा की निगाहें भीड़ पर टिकी हुई थीं। कहाँ? लोगों से दूर। जैसे जैसे सूरज ढलकर लाल गोले जैसा दिखने लगा, 2 लड़कियां, एक सुंदर और एक बदसूरत, झील के किनारे अगल बगल बैठी थीं। सोफी रेशमी थैली में खीरे भर रही थी, जबकि अगाथा जलती हुई माचिस की तीलियां पानी में फेंक रही थी। 10वीं माचिस के बाद सोफी ने उसे घूर कर देखा। इससे मुझे सुकून मिलता है, अगाथा ने कहा। सोफी ने आखिरी खीरे के लिए जगह बनाने की कोशिश की। बेल जैसी कोई यहाँ क्यों रहना चाहेगी? परीक्षा के बजाय इसे कौन चुनेगा? और भला कौन अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़ना चाहेगा? अगाथा ने चिढ़कर कहा। मेरा मतलब है, मेरे अलावा। सोफी ने कहा। वे चुप हो गए। क्या तुम कभी सोचती हो कि तुम्हारे पिता कहाँ गए? सोफी ने पूछा। मैंने तुम्हें बताया था, मेरे जन्म के बाद वह चला गया था। लेकिन वो कहाँ जाएगा? हम चारों तरफ से जंगल से घिरे हुए हैं। ऐसे अचानक गायब हो जाना। सोफी घूमी। शायद उसे अंदर जाने का कोई रास्ता मिल गया हो। कहानियाँ।
शायद उसे कोई जादुई पोर्टल मिल गया हो। शायद वह दूसरी तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, या शायद वह अपनी पत्नी के पास वापस चला गया, ऐसा दिखावा किया जैसे मेरा कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था और 10 साल पहले एक मिल दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। सोफी ने अपने होंठ दबाए और खीरे खाने लगी। जब भी मैं मिलने आता हूँ, तुम्हारी माँ घर पर नहीं होती। अब वह शहर जाती है, अगाथा ने कहा। घर पर पर्याप्त मरीज नहीं है। शायद जगह की वजह से ऐसा है। मुझे यकीन है कि यही बात है, सोफी ने कहा, ये जानते हुए कि कोई भी अगाथा की मां पर डायपर रैश का इलाज करने के लिए भरोसा नहीं करेगा, बीमारी की तो बात ही छोड़िए। मुझे नहीं लगता कि कब्रिस्तान में लोग इतना सहज महसूस करते हैं। कब्रिस्तान के अपने फायदे हैं, अगाथा ने कहा। कोई ताक झांक करने वाले पड़ोसी नहीं, कोई अचानक आने वाले विक्रेता नहीं, कोई संदिग्ध दोस्त नहीं जो चेहरे पर मास्क और डाइट कुकीज लिए हुए हों और आपको जादुई परिलोक में बुराई के स्कूल में जाने का वादा करें। उसने बड़े चाव से माचिस की तीली जलाई। सोफी ने अपना खीरा नीचे रख दिया। तो अब मैं मछली जैसी लग रही हूँ। तुम्हें आने के लिए किसने कहा था? मैं अकेले ही बिल्कुल ठीक थी। तुम हमेशा मुझे अंदर आने देते हो, क्योंकि तुम हमेशा बहुत अकेली लगती हो, अगाथा ने कहा। और मुझे तुम्हारे लिए दुख होता है। मेरे लिए अफसोस। सोफी की आंखों में चमक आ गई। तुम खुशकिस्मत हो कि जब कोई और तुमसे मिलने नहीं आएगा, तब कोई तो आएगा। तुम खुशकिस्मत हो कि मुझ जैसी दोस्त तुम्हारी साथी होगी। तुम खुशकिस्मत हो कि मुझ जैसी अच्छी इंसान तुम्हारी साथी होगी। मुझे पता था, अगाथा भड़क उठी। मैं तुम्हारी नेक नियत हूँ। तुम्हारी इस बेवकूफ़ी भरी कल्पना में सिर्फ एक मोहरा हूँ। सोफी काफी देर तक चुप रही। शायद मैंने स्कूल मास्टर को प्रभावित करने के लिए तुम्हारी दोस्त बनी थी, उसने आखिरकार स्वीकार किया। लेकिन अब इसमें और भी कुछ है, क्योंकि मैंने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया, अगाथा ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगाथा उसकी ओर मुड़ी। यहाँ मुझे कोई नहीं समझता, सोफी ने अपने हाथों को देखते हुए कहा। लेकिन तुम समझती हो, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। इसलिए मैं बार बार वापस आती रही। अब तुम मेरे लिए कोई वरदान नहीं हो, अगाथा। सोफी ने ऊपर उसकी ओर देखा। तुम मेरी दोस्त हो। अगाथा की गर्दन शर्म से लाल हो गई। क्या हुआ? सोफी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अगाथा अपनी पोशाक में सिमट गई। बस, मैं दोस्तों के साथ रहने की आदी नहीं हूँ। सोफी मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा, अब हम अपने नए स्कूल में दोस्त बन जाएंगे। अगाथा कराह उठी और पीछे हट गई। मान लो मैं तुम्हारी बुद्धि के स्तर तक गिर जाऊं और इन सब बातों पर विश्वास करने का नाटक करूं। मैं खलनायकों के स्कूल क्यों जा रही हूँ? मुझे बुराई की स्वामिनी क्यों चुना गया है? कोई नहीं कहता कि तुम बुरी हो, अगाथा, सोफी ने आह भरी। तुम बस अलग हो, अगाथा ने अपनी आंखें सिकुड़ी। कैसे अलग? अच्छा, सबसे पहले तो तुम सिर्फ काले कपड़े पहनते हो, क्योंकि यह गंदा नहीं होता। तुम कभी घर से बाहर नहीं निकलते। वहाँ लोग मेरी तरफ नहीं देखते। कहानी गढ़ने की प्रतियोगिता के लिए आपकी कहानी का अंत स्नो वाइट के गिद्धों द्वारा खाए जाने और सिंड्रेला के टब में डूबकर आत्महत्या करने के साथ हुआ। मुझे लगा कि यह एक बेहतर अंत था। तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर एक मरा हुआ मेढक दिया, आपको याद दिलाने के लिए कि हम सब मरते हैं और अंत में सड़ते हुए जमीन के नीचे कीड़े खा जाते हैं, इसलिए हमें अपने जन्मदिन का भरपूर आनंद लेना चाहिए। मुझे यह विचार अच्छा लगा। अगाथा, तुमने हैलोवीन के लिए दुल्हन का रूप धारण किया था। शादियां डरावनी होती हैं। सोफी उसे हैरानी से देखती रही। ठीक है, तो मैं थोड़ी अलग हूँ, अगाथा ने गुस्से से कहा। तो क्या हुआ? सोफी हिचकिचाई। दरअसल परियों की कहानियों में अक्सर चीजें अलग तरह से घटित होती हैं। बाहर, बुराई। तुम कह रहे हो कि मैं एक महान चुड़ैल बन जाऊंगी, अगाथा ने दुखी होकर कहा। मैं कह रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पास विकल्प होगा, सोफी ने कोमल स्वर में कहा। हम दोनों मिलकर तय करेंगे कि हमारी प्रेम कहानी का अंत कैसे होगा। कुछ देर तक अगाथा चुप रही, फिर उसने सोफी का हाथ छुआ। तुम यहाँ से इतनी बुरी तरह क्यों जाना चाहती हो?
क्या तुम उन कहानियों पर विश्वास करती हो जो सच नहीं हैं? सोफी की नजरें अगाथा की बड़ी, सच्ची आंखों पर पड़ी। पहली बार उसके मन में संदेह की लहरें उठीं। क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकती, सोफी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मैं एक साधारण जीवन नहीं जी सकती। मजेदार, अगाथा ने कहा। इसलिए तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सोफी मुस्कुराई। क्योंकि तुम भी नहीं कर सकते। क्योंकि तुम मुझे साधारण होने का एहसास दिलाते हो, अगाथा ने कहा। और यही एक चीज है जो मैं हमेशा से चाहती रही हूँ। घाटी में धीमी, कर्कश आवाज वाली घड़ी ने 6-7 बजने का आंचल भर दिया, क्योंकि उन्हें समय का पता ही नहीं चल रहा था। जैसे ही उसकी गूंज दूर चौक की चहल पहल में घुल मिल गई, सोफी और अगाथा दोनों ने एक दुआ मांगी कि आज से एक दिन वे दोनों एक दूसरे के साथ हों। वह जहां भी था,